हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन को देखने वाले हैं 2023 का। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सॉल्यूशन मिलता रहे। और इससे पहले मैंने बहुत सारे मॉडल सेट करा करके रखे हैं, हिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट है आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग को समय दिया जाएगा इसमें 1.5 घंटे और पूर्णांक होगा 40 और जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे। आप लोग को सभी का उत्तर देना होगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग का नंबर नहीं काटा जाएगा। और जो कुल प्रश्नों की संख्या है 40 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। आप लोग यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया है कि संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैसे उत्पादन करें, इसका इससे संबंध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। मतलब कि सीमांत उपयोगिता का मान कितना होता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम हो। तो ये 0 होगा तब, यानी कि दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र है। तो एक उदासीनता वक्र है मूल बिंदु की ओर उत्तल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो क्या होती है, यहाँ पर दिया गया धनात्मक ऋणात्मक, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। तो क्या होती है, 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार होता है। तो आप लोग जानते होंगे औसत उत्पाद जो है इसका वक्र उल्टा यू आकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा छठा का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उत्पादन फलन, यानी कि Q बराबर एल के पावर अल्फा के पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7वां का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटती है। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाएगी तो आप लोग का जो औसत लागत है वो घट जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होती है। मतलब कि अगर उत्पादन की मात्रा में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो ऐसा कौन सा लागत है जिसमें कि परिवर्तन नहीं होगा, ये बताना है। तो ये आप लोग का 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होगा। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये होता है आप लोग का एम आर बराबर एम सी और एम आर माइनस एम सी बराबर 0। आप लोग जब इसे ले जाइएगा तो यही वाला इक्वेशन बनेगा। और फिर यहाँ पर है एम आर बाई एम सी बराबर 1, यानी कि वही होगा। यहाँ पर 1 दे देंगे तो अगर इसके बटे में ले जाए तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये तीनों इक्वेशन एक ही है, आप लोग इसे आगे पीछे कर देखेंगे तो एक ही आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच किस मान की माप होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिया गया है इसी का बताना है। यहाँ पर आप लोग को कीमत दिया गया है यानी कि प्राइस, और यहाँ पर पूर्ति दिया गया है यानी कि सप्लाई। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एकमुश्त कर लगने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो पूर्ति कम हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है
कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतुलन की कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। संतुलन की कीमत और साथ ही इसकी जो संतुलन की मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है, तो वृद्धि होने की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अधिक की पूर्ति की स्थिति होती है जब, अधिक की स्थिति की पूर्ति कब होती है, तो ये होता है आप लोग का D लेस देन S, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, और यहाँ पर आप लोग को संकेत भी दिया गया है जहाँ की डी मांग है यानी कि डिमांड, और एस जो है वो पूर्ति है यानी कि सप्लाई है। 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन ऊपर भी था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगाम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है, तो ये होता है एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि द्रव्याधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है, तो 2 होती है। इसमें विक्रेताओं की संख्या 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखा था J.M. केन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, तो जीडीपी और एनडीपी में संबंध होता है जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो देख सकते हैं एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो देख सकते हैं चपाती, बिस्कुट, ब्रेड, इनमें सभी में गेहूं चाहिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, तो प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी विधियों से किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 25 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सन 2000 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था, तो 500 रुपये एवं 1000 रुपये को बाहर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, तो जनता से जमा और स्वीकार करना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन सा है, केंद्रीय बैंक का मतलब होता है सेंट्रल बैंक, तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग को पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, तो M1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरिता उपभोग है, क्या है, तो यह है BY, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, MPC प्लस MPS बराबर कितना होता है, तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है, यहाँ पर देख सकते हैं उपभोग एवं निवेश है इधर y अक्ष पे, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ दिया गया है, एक तो ये है और एक ये, और ये एक ऐसे कांस्टेंट टाइप का चल रहा है, तो ये जो है इधर ये आय है, इनकम।
तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्वायत्ता निवेश की रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, यानी कि सी डी वाला रेखा, जो कि ये सीधा पैरेलल जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस बराबर 0.4 हो तो गुणक का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 34। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण नहीं है। तो कार तो सार्वजनिक हो सकती है, चॉकलेट भी सार्वजनिक हो सकती है, कपड़ा भी सार्वजनिक हो सकती है, लेकिन सड़क क्या किसी एक व्यक्ति का हो सकता है? नहीं, किसी एक व्यक्ति का सड़क नहीं हो सकता है, यानी कि ये सार्वजनिक नहीं हो सकता है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि रोड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। जीएसटी तो ये भारत में कब लागू हुआ था ये बताना है। तो भारत में ये लागू हुआ था 2017 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2017। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं। राजस्व में जो व्यय हुआ और राजस्व में जो प्राप्ति हुई उसके अंतर को क्या कहते हैं। तो उसके अंतर को बोलते हैं हम लोग राजस्व घाटा, यानी कि कितना इसमें घाटा गया है। इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि व्यापक संतुलन क्या है। व्यापक संतुलन यानी कि व्यापक संतुलन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात और आयात का अंतर ही व्यापक संतुलन कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है कि यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूंजी खाते के डेबिट मद में। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो आप लोग जानते होंगे वस्तुओं का निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 40 का। तो यहाँ पर आप लोग का जो इकोनॉमिक्स का है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।